नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वर वर्ण के बारे में जाना था और लगभग में अधिकांश बातें उसके बारे में जान गए थे। एक छोटी सी बात थी जो और भी उसमें बताना है। तो हम लोगों को पता होगा या हमने जो बताया था कि जो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण की परिभाषा थी क्या, जो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण अपने आप स्वयं होता है। मतलब कहे तो स्वर वर्ण किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं, ठीक ना। तो एक बात जो और छोटी सी बात आती है कि जो स्वर वर्ण को ना मुक्ताक्षर कहा जाता है। स्वर वर्ण को क्या कहा जाता है? मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण क्या होता है? अपने आप होता है, स्वयं होता है, यह किसी दूसरे वर्ण पर क्या करता है? निर्भर नहीं रहता है। इसलिए स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। और भी बाकी बातें जैसे ये जान गए थे कि जो स्वर वर्ण के जो 3 भेद हैं, जैसे में मूल स्वर हुए, फिर उसके बाद जो है दीर्घ स्वर हुए, उसके बाद जो है पलु स्वर हुए। फिर यह जाने थे कि जो मूल स्वर जो है एक मात्री होते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्री होते हैं, और जो है पलु स्वर जो है क्या होते हैं? त्रिमात्री होते हैं। तो स्वर वर्ण को ही क्या कहा जाता है? मुक्ताक्षर भी कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण को ही मुक्ताक्षर भी कहा जाता है। तो एक बात पूछा जाता है, क्या जो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर वर्ण होती है। क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर वर्ण होती है। तो ये सब थी स्वर वर्ण की बात। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किस पर? व्यंजन वर्ण पर। तो देखिए व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण देखिए, जिस तरीका से जो है स्वर वर्ण का उच्चारण अपने आप होता है, स्वयं होता है, उसी तरह व्यंजन वर्ण की परिभाषा होती है क्या, जो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण किसके सहायता से होता है? स्वर वर्ण की सहायता से होते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण किसके सहायता से होता है? उच्चारण जो है इसका उच्चारण किसके सहायता से होगा? स्वर वर्ण की सहायता से। किसकी सहायता से होता है? उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से। किसकी सहायता से होता है? स्वर वर्ण की सहायता से। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस भी वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस प्रकार स्वर वर्ण की टोटल संख्या यानी कुल संख्या कितनी थी? 11 थी। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण की संख्या जो है वो कुल 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या है, व्यंजन वर्ण की क्या है? कुल संख्या, वो कितनी है? 33 है। और ये कहां से कहां तक होते हैं? ये जो 33 है ये शुरू होते हैं क से और कहां पर जाकर खत्म होंगे? ह तक। क से शुरू होंगे और कहां तक होंगे? ह तक होंगे। तो क से लेकर के ह तक गिनिएगा तो कितना हो जाता है? 33 वर्ण आते हैं। इस 33 वर्ण को जो है कौन सा वर्ण कहिएगा? व्यंजन वर्ण। किसके अंतर्गत रखा जाता है? व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो बताइएगा व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 33 है। क से ह तक है ये। व्यंजन वर्ण कहेंगे किसको? तो जिस भी वर्ण का उच्चारण किसके सहायता से होता है? स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे ही क्या कहिएगा? व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक ना। आप देखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद।
तो जिस प्रकार स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, उसी तरह व्यंजन वर्ण के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन सा होता है। तो स्वर वर्ण के तो देखे थे 3 भेद, एक था मूल स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा था पल्लू स्वर। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण के भी कितने भेद हैं? 3 भेद। पहला इसका होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण? स्पर्श व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण होगा? स्पर्श व्यंजन वर्ण। फिर दूसरा होगा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। कौन सा? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। और फिर तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तीसरा कौन सा? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद हुए? 3 भेद। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और जो है कौन सा हो गया? ऊष्म व्यंजन वर्ण हुआ। देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, तो लिख लेते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण कुछ हम छोटे छोटे शब्द लिखेंगे, उसके बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए याद करने का एक तरीका है और कोई खास चीज है नहीं। स्पर्श व्यंजन वर्ण, एक शब्द आता है कादियो मावसाना। ये संस्कृत के शब्द है, कोई बहुत बड़े खास नहीं। कादियो मावसाना स्पर्शा। कादियो मावसाना स्पर्शा, इसका क्या मतलब है और स्पर्श व्यंजन वर्ण से क्या लेना देना है इसका? तो देखिए इसका पहला अक्षर जो है वह क्या है? क। तो यहाँ लिखा है कादियो मावसाना। यहाँ पे माँ अवसाना नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है म अवसान। ठीक ना। एक शब्द होता है अवसान। अवसान का मतलब होता है कहीं पर जाकर रुक जाना, ठहर जाना। रुकना हो कहिए या ठहर जाना कहिए, या नहीं तो कहिए कि समाप्त हो जाना। ठीक ना। तो क से शुरू होकर म पर आकर खत्म हो जाना यानी समाप्त हो जाना। तो क से शुरू होना है और म तक जाना है, म तक। तो क से शुरू करके म तक जितने भी व्यंजन वर्ण है वो कौन से व्यंजन वर्ण है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। हम कह सकते हैं क्या? जो क से लेकर म तक, क से म तक, कहाँ तक? क से म तक के जितने भी व्यंजन वर्ण है, क से म तक, कहाँ से? देखिए व्यंजन वर्ण क से ह तक होता है, जबकि स्पर्श व्यंजन वर्ण क से लेकर के कहाँ तक? म तक। क से कहाँ तक होगा? म तक। और गिनिएगा तो ये 25 हो जाते हैं। क से म तक कुल 25 व्यंजन वर्ण। कितने व्यंजन वर्ण? 25 व्यंजन वर्ण जो है किस में आ जाते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण में आ जाते हैं। तो ये समझ गए कि कादियो मावसाना स्पर्शा क्या हुआ? क से शुरू करेंगे और म पर जाकर यदि खत्म हो जाता है यानी म पर जाकर समाप्त कर देंगे तो वही कौन सा वर्ण हो जाता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। यानी हम कहे तो क से लेकर के म तक के कुल 25 व्यंजन वर्ण। कितने व्यंजन वर्ण? कुल 25 व्यंजन वर्ण को कौन सा वर्ण कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण क्यों कहिएगा? क्योंकि जब भी इनका उच्चारण होता है तो हमारे जो दोनों होंठ है वो आपस में स्पर्श कर जाते हैं, इसलिए इसको कौन सा वर्ण कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण।
इसे थोड़ा सा समझने के लिए पूरा लिखना पड़ता है, ठीक ना। और कुछ बातें हैं जो उसे जानते हैं। तो क से म तक कुल 25 व्यंजन वर्ण को क्या कहिएगा? स्पर्श व्यंजन वर्ण। थोड़ा लिख करके, और इसमें कुछ और भी बातें हैं जिसे बताना है। जैसे पूरा क ख जो है, क ख हुआ, फिर च छ हुआ, इसको तो पता होगा, इसको अंग पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़िएगा? य पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर ठ हुए, इसके नीचे बिंदु नहीं देना है, वो अलग वर्ण होता है। ये तो था, फिर ये हुए पफ। अच्छा, आप लोग 11वीं में जब केमिस्ट्री के टीचर, या 12वीं में जब केमिस्ट्री के टीचर आप लोग पढ़ाए होंगे, तो इसमें से केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ठीक ना। तो पी ब्लॉक में एक वर्ग पढ़ाई होता है, वर्ग 14। वर्ग 14 मतलब 14 कहिए, 13 से शुरू हो जाता है, 13, 14, 15, 16 तक, ऐसे करके 17, 18 तक आते हैं उसमें से। तो वहां पर एक चीज पढ़ाए होंगे, जो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाते हैं, तो वो जो 13 नंबर में सबसे ऊपर 14 नंबर में जो आते हैं, वो जो है 14 नंबर पर आ जाता है आपका नाइट्रोजन। फिर उसके बाद 15 नंबर में आ जाते हैं फास्फोरस। ये जो है, ये नाइट्रोजन के बाद आपका ये जो है, ये 15 नंबर में से 14 नंबर में सिलिकॉन, फिर इससे आ जाता है क्या चीज? फास्फोरस आते हैं। तो ऐसे करके जो है नाइट्रोजन होता है, फिर एक होता है 17 नंबर, उसको क्या कह देते हैं? वो क्लोरीन, फ्लोरीन से शुरू हो जाता है, ऐसे करके पूरा। तो जब पढ़ाई होता है ना, तो इसको ख्याल कैसे रखे? तो बोला क्या जाता है कि जो इस वर्ग में जितने भी तत्व है ना, उसको किससे याद रख लीजिए? नाइट्रोजन परिवार है वो। कौन सा परिवार है? नाइट्रोजन परिवार कहिए, या नाइट्रोजन फैमिली के। फिर 17 में जाकर के कहेंगे तो कहेंगे ये कौन सा परिवार है? तो 17 वर्ग जो है उसे कह देते हैं हेलोजन परिवार। कौन सा परिवार कहेगा? हेलोजन, या इसको नाइट्रोजन वर्ग कहेंगे, इसको क्या कह दीजिएगा? हेलोजन वर्ग। इसी तरह जरा बताइएगा, जो हिंदी में भी ये हो जाता है, जरा देखिए इधर से, जो ये क्या होता है, क ख कहाँ से शुरू होते हैं, जरा बताइएगा। क ख की शुरुआत क से होते हैं, ठीक ना। तो ये जो क ख की शुरुआत होता है, क ख की शुरुआत क से होता है, इसलिए इस पूरे वर्ग को हम कहेंगे क वर्ग। क्या कहिएगा? क वर्ग कहेंगे। चौथा की शुरुआत कहाँ से होते हैं? चौथ से, तो इसको क्या कहेंगे? च वर्ग। फिर ये हुआ ट से शुरुआत, इसको कहेंगे ट वर्ग। क्या कहिएगा? फिर इसको क्या कहेंगे? त वर्ग। फिर इसको क्या कहेंगे? प वर्ग। अब यदि कहीं भी क वर्ग लिखा हुआ है, तो क वर्ग लिखा हुआ है तो हम समझेंगे इसमें केवल क नहीं है, क ख पूरा है अंग तक। कहीं च वर्ग लिखा हुआ है तो इसमें केवल च नहीं, च छ ज झ अंग पूरे, मतलब यहाँ पूरे जो है पांचों के पांचों है। ट वर्ग में पूरे ट ठ है, त वर्ग में पूरे त थ है, और प वर्ग में कौन सा है? पूरे प फ है, म तक, यहाँ तक, ठीक ना। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण यहाँ क
क से शुरू होते हैं और यहाँ की कहाँ किस पे खत्म हो जाते हैं, म पर खत्म हो जाते हैं। क वर्ग जो है क ख को क्या कहेंगे, क वर्ग कहेंगे, च छ को च वर्ग, ट ठ को त वर्ग और त थ को त वर्ग कहेंगे, प फ को प वर्ग कहेंगे। अच्छा एक बात देखिए, तो जो सबके अंत में वर्ग 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 लगे हुए हैं, ठीक ना, तो इसे एक बात और कहा जाता है, जो स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही ना कौन सा वर्ण कहिएगा, वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही कौन सा व्यंजन वर्ण कहते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण, वर्गीय व्यंजन वर्ण। यह एग्जाम में पूछा हुआ बात है कि जो वर्गीय व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण को। किस व्यंजन वर्ण को कहते हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वह वर्गों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। एक बार तो यह डायरेक्ट पूछ दिया था क्या, जो बताइए कि क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, किस वर्ण का उदाहरण है, उसमें दिया हुआ था स्पर्श व्यंजन वर्ण, तो ये किसका उदाहरण है, स्पर्श व्यंजन वर्ण के। और स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही कौन सा वर्ण कहिएगा, वर्गीय व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण, वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक, तो ये रही कौन सा व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसकी कुल संख्या कितना है, देखिए वर्गों की संख्या हो गई 5, 1 2 3 4 और 1 5 हो गए, और एक में है 5 5 वर्ण, तो गिन लीजिएगा 5 25। तो क से लेकर के म तक के कुल जितने भी 25 व्यंजन वर्ण है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और चूंकि यह वर्गों में बटा हुआ है इसलिए इसे कौन सा व्यंजन वर्ण कहेंगे, वर्गीय व्यंजन वर्ण। तो बताइएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही कौन सा वर्ण कहते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण कहेंगे। कौन सा वर्ण कहिएगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही वर्गीय व्यंजन वर्ण, या वर्गीय व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण को कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, इसके लिए भी एक बनाया गया है शब्द, जैसे कादियो मावसाना स्पर्शा। कादियो मावसाना स्पर्शा से हम जाने की क से लेकर के म तक के कुल 25 व्यंजन वर्ण जो है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसी तरह इसके लिए भी है, इसके लिए है यर लवा अंतःस्था, यर लवा अंतःस्था, ठीक ना। तो इसमें 4 अक्षर आते हैं, य र ल और व। तो यानी य र ल व, बस इस 4 वर्ण को य र ल व, इन 4 व्यंजन वर्णों को कौन सा वर्ण कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण कहिएगा, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे। इसमें कोई खास चीज रखा हुआ है, ठीक ना। तो य र ल व, इन 4 व्यंजन वर्णों को कौन सा वर्ण कहिएगा, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे। य र ल व, इन 4 व्यंजन वर्ण को क्या कहिएगा, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे, ठीक ना। कौन सा वर्ण कहिएगा, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे। कौन सा वर्ण कहिएगा, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे, ठीक ना। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्ण नहीं होता है, ऊष्म होता है, ठीक ना। ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो देखिए
25 वर्ण हो गए स्पर्श व्यंजन वर्ण के, य र ल व 4 अक्षर हो गए अंतःस्थ व्यंजन वर्ण के। अब बच्चा कौन रह गया देखिए, इसके लिए भी एक वर्ड होता है सस सहा, सस सहा उस्माना, सस सहा उस्माना मतलब तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इन 4 वर्ण को व्यंजन वर्ण कहिए, अक्षर कहिए, जो कहना है कह सकते हैं। इस 4 व्यंजन वर्ण को कौन सा व्यंजन वर्ण कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण। य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, जबकि ये तीनों स और ह को कौन सा वर्ण कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन सा व्यंजन वर्ण कहिएगा? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहेंगे। अच्छा, ऊष्म ना थोड़ा सा गर्मी शब्द, गर्म के लिए ना उपयोग किया जाता है ऊष्म, या उष्ण कहिए क्या, जो गर्म के लिए। अच्छा बताइएगा, कोई चीज गर्म कब होता है? तो बचपन में जानते हैगा और विज्ञान में पढ़ाया भी जाता है। क्या चीज? जब किसी भी चीज के बीच घर्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? घर्षण। जैसे बचपन में देखे होइएगा कि जो बहुत ठंडा लगता है तो एकदम से हाथ रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ रगड़ते हैं तो हाथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है पूरा। तो उसी तरह से इन चारों वर्ण को ऊष्म व्यंजन वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे मुंह के अंदर घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। और इसे बोलते हैं ना, मतलब उच्चारण में तो गर्म हवा मुंह से निकलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो बताइए, यह जो है किसके द्वारा मुंह से निकलता है? घर्षण होकर। तो एक बात एग्जाम में पूछा जाता है कि जो निम्नलिखित में से संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं? कौन सा वर्ण? संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन वर्ण को ही कौन सा वर्ण कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण? संघर्षी। ऊष्म व्यंजन वर्ण को ही कौन सा वर्ण कहिएगा? संघर्षी व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण? संघर्षी व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक। ऊष्म व्यंजन वर्ण को ही कौन सा वर्ण कहते हैं? संघर्षी व्यंजन वर्ण। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे अंदर, मुंह के अंदर से घर्षणों के द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारे मुंह से गर्म हवाएं निकलती हैं। ठीक ना? इसलिए इसे क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये रही कौन सा? तीनों हो गए आपके व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हुए, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और उसके बाद हो गया आपका कौन सा? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो क से म तक रहे तो उसको क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण। य र ल व इन 4 अक्षरों को क्या कहिएगा? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। और तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इन 4 अक्षरों को क्या कहिएगा? ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, जबकि ऊष्म व्यंजन वर्ण को कौन सा वर्ण कहिएगा? संघर्षी। कौन सा? संघर्षी व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन वर्ण? संघर्षी व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। तो ये सब रहे व्यंजन वर्ण के भेद। अब चलिए, व्यंजन वर्ण तो कुल 33 थे, 33 के 33 समाप्त हो गए, लेकिन वर्ण तो 52 है। 11 पढ़े हम किसके बारे में? स्वर वर्ण हुए। 33 हो गए आपके कौन से? व्यंजन वर्ण। लेकिन और भी तो बाकी है, देखते हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। कौन सा? संयुक्त व्यंजन वर्ण। शॉर्टकट में इसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। क्या कहिएगा? संयुक्त अक्षर।
और पूरे एक साथ बोलेंगे तो इसे ही क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। क्या कहिएगा, संयुक्ताक्षर। चलिए जानते हैं क्या होता है ये संयुक्ताक्षर। तो 4 अक्षर, कितने अक्षर, 4 अक्षर। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब 2 व्यंजन ध्वनि आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो जब 2 व्यंजन ध्वनि आपस में मिलते हैं ना तो उसे संयुक्त ध्वनि कहेंगे। क्या कहिएगा, संयुक्त ध्वनि। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, तो जब 2 व्यंजन वर्ण से मिलकर कोई तीसरा व्यंजन वर्ण ही बना रहता है। क्या चीज, 2 व्यंजन वर्ण से मिलकर कोई तीसरा व्यंजन वर्ण ही बना रहता है ना तो उसे क्या कहिएगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। कौन सा वर्ण कहिएगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण। 2 व्यंजन वर्ण से मिलकर बने वर्ण को क्या कहिएगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण। जैसे इसका फेमस एग्जांपल है आपका 4 शब्द। 4 शब्द नहीं कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं। पहला होता है अक्षर, फिर आपका हो गया त्र, फिर हो गया ज्ञ, और एक और होता है स्र। ठीक ना, अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र, इन 4 वर्णों को कौन सा वर्ण कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण या संयुक्ताक्षर। क्या कहिएगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण या संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए ये कैसे बना हुआ है, तो ये इसे ख्याल रखने के लिए ना हिंदी से अच्छा है कि आप इसका अंग्रेजी जाने। तो बताइएगा अक्षर का अंग्रेजी क्या होता है, KSH से अक्षर, TR से त्र, JN से ज्ञ, और इसे जो है थोड़ा हम एक्स्ट्रा अभी समझाने के लिखते हैं। ठीक ना, JYN लिखते हैं, और स्र का तो जानते हो SHR लिखने के लिए। तो जब सेंटेंस बनाया जाता है तब यहाँ पर ए दिया जाता है। ठीक ना, के मतलब क हुआ, के मतलब क्या चीज, क, और क इस बीच में ए नहीं है, इसका मतलब है कि जो ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक ना, अब यहाँ पर एक नया शब्द आता है हलंत शब्द। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत व्याकरण के भाषा में जितने भी व्यंजन वर्ण है, संस्कृत व्याकरण में, किसमें, संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्ण को हल कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्ण को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। जबकि किसी व्यंजन वर्ण में हलंत, संस्कृत व्याकरण में जो है व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। जबकि किसी भी व्यंजन वर्ण में यदि हलंत लगता है, हलंत मतलब एक चिन्ह आप लोग जानते होंगे, एक छोटा सा चिन्ह होता है नीचे लगाया जाता है। यदि किसी व्यंजन वर्ण में हलंत लगता है तो उसका मान आधा हो जाता है। हलंत लगने का मतलब है, जैसे व्यंजन वर्ण की परिभाषा पढ़ाई जाती है क्या, जो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। मतलब व्यंजन वर्ण है तो उसके अंतर्गत स्वर वर्ण है। जैसे क बोलिएगा तो ठीक से यदि सुनिएगा क, तो अंत में आपको अ सुनाई देगा, ख उसके अंत में अ सुनाई देंगे। ठीक ना, लेकिन जब हलंत लग जाता है तो उसमें से स्वर वर्ण हट जाते हैं। हट तो जाते हैं लेकिन हम लिखेंगे जब पूरा ये क है ऐसे, तो इसमें अभी जो है स्वर वर्ण अ है, लेकिन जैसे ही इसमें हलंत लगा देंगे इसका मतलब है कि इससे छोड़ के निकल गया कौन, अ निकल गया। तो लिखने के लिए तो हम ऐसे लिख देंगे कि जो ये क आधा है, लेकिन बोलेंगे कैसे, बोलने के लिए यही हमको बोलना पड़ेगा क, अभी उसमें अ है। बस ध्यान अभी इतना रखना है कि जो हलंत व्यंजन वर्ण में जब हलंत लगा दिए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आधा हो जाता है। ठीक ना, उसका मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये जो है अक्षर, यह क, और थोड़ा सा यहाँ ख्याल रखना पड़ता है मूर्धन्य स्वर। कौन सा,
क और किससे बना हुआ है? मूर्धन्य स से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर बड़ा दिमाग वाला होता है, वो ऑप्शन जो है ना इस क में से हलंत हटा के देता है और बीच में जाके एक में हलंत लगाएगा। तो इसमें क आधा होगा जबकि यह मूर्धन्य स पूरा होंगे। तो अक्षर किस किस से मिलकर बना हुआ है? क प्लस मूर्धन्य स से। अक्षर किससे बना है? क प्लस मूर्धन्य स से मिलकर क्या बना हुआ है? क बना हुआ है। फिर बात करते हैं त्र, ठीक ना। तो यह तो में हलंत लगा के और र पूरा, तो और र से क्या बना हुआ है? त्र। टी आर हो ना, तो और र, तो प्लस र से क्या बनता है? त्र। जबकि देखिए यहाँ पर हम जे वाई एन क्यों लिखे हैं? तो जे से हो गया आपका जो में हलंत लगाइए। फिर चौथा पढ़े हैं ना, तो चौथा में जैसे एन जी से अंग, तो वाई एन से क्या होता है? यह जो और यह मिलके क्या बना हुआ है? ज्ञ बना हुआ है। इसी तरह सर, यह जो है तालब स, क्या चीज? तालब स और र से मिलकर क्या बना हुआ है? स्र बना हुआ है। तो अक्षर, त्र, ज्ञ और सर, इन चार वर्णों को कौन सा वर्ण कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दो दो व्यंजन वर्णों के मिलने से क्या है? बना हुआ है। ध्यान रखना है कि एक में हलंत रहता है और दूसरा में हलंत नहीं रहता है, ठीक ना। नहीं तो एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए पर बिना हलंत वाला दिया रहता है और हमारा दिमाग भी बड़ा अजीब होता है, तुरंत जाके उसको टिक कर देता है, तो ये हो जाता है। तो अक्षर चार वर्णों को क्या कहिएगा? संयुक्त व्यंजन वर्ण। मतलब एक बात और, जब पूछा जाता है जब दो व्यंजन ध्वनि आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहिएगा? क्या कहते हैं? तो संयुक्त ध्वनि कहते हैं। कौन सी ध्वनि कहिएगा? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। तो अक्षर, ज्ञ और सरो को क्या कहिएगा? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे या संयुक्ताक्षर कहेंगे। इसके उल्टा स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर। क्या कहिएगा? मुक्ताक्षर कहते हैं। चलिए अब छोटी छोटी सी दो बात है उसको जान के फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज आते हैं आपके दो अक्षर और आपका बच गया क्या चीज? एक है आपका, उसे कहते हैं अंग, और फिर एक को कहते हैं अ। इसे अंग अ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इसे कहते हैं क्या चीज? इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहिएगा? अनुस्वार। और अह को क्या कहिएगा? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, तो इसको कहेंगे अंग, क्या कहिएगा इसको? इसको अंग कहेंगे और इसको अह कहिएगा। मतलब इसको कहेंगे अनुस्वार और इसको कहेंगे विसर्ग। इसको क्या कहते हैं? ध्यान रहे, यह स्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। यह दोनों जो है ना, इसको किसी भी वर्ण के साथ लिखिएगा ना तो किसी वर्ण के साथ नहीं जाता है। इसको लिखिएगा तो ये बोलेगा कि हम ऊपरी चढ़ के रहेंगे, इसको लिखेगा तो ये कहेगा हम बगले बैठल रहेंगे, मतलब केकरो साथ जाइबे नहीं करेंगे। केकरो साथ नहीं जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम स्वतंत्र रहेंगे, एकदम से खुद का निर्वाह करेंगे, खुद का निर्वाह स्वयं करेंगे, ठीक ना। मतलब इसको जो है ना अयोग वाह, मतलब क्या हुआ? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, खुद अपना निर्वाह करेंगे, अयोग वाह। तो अंग और अ यानी अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्यों कहा जाता है अयोगवाह? क्योंकि यह किसी वर्ण के साथ जुड़ता नहीं है, यह अलग रह जाता है, यह भी अलग रह जाता है। आप क लिखिएगा उसके ऊपर में जाके अंग देना पड़ता है। जैसे देखिए कंचन लिखते हैं तो इसको ऊपर आके ऐसे हो गया, इसको चाहिएगा इसके साथ लाने के लिए, कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं है। फिर जैसे लिखते हैं अंत, इसको इस दोनों बिंदु को कितनों आप घुसा दीजिए उसमें तो के अंदर नहीं जा सकता, यह अकेला ही रहता है,
ठीक ना। तो अंग और अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहिएगा? अयोगवाह कहते हैं। यह अनेकों एग्जाम में पूछता है कि जो निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहते हैं, यह अयोगवाह कौन है? ठीक ना। तो अंग और एग्जाम में ये बहुत कम आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। ठीक ना। तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपना निर्वाह खुद कर लेता है। ठीक ना। और रह गए आपके दो छोटे छोटे अक्षर हैं, उसको देख लेते हैं, जरा देखिएगा। अब है, हमने छोर के पीछे से आए हैं क्या चीज? एक ढ और एक बड़ी र। ठीक ना। तो यह कभी कभी अकेले आ जाता है, कभी कभी बिंदु के साथ आते हैं। कभी कभी इसको ड पढ़ते हैं तो ये बिंदु आता है तो र पढ़ते हैं। मतलब एक साथ यह दो दो गुण को दिखाता है। एक साथ कितने गुण को दिखा देते हैं? दो दो गुण को एक साथ दिखाते हैं, इसलिए इसको द्विगुण वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहिएगा? द्विगुण व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण? द्विगुण व्यंजन वर्ण। ध्यान रहे, नीचे बिंदु लगा है तब ये कौन सा व्यंजन वर्ण होगा? द्विगुण व्यंजन वर्ण होते हैं। कौन सा व्यंजन वर्ण? द्विगुण व्यंजन। जैसे आप मेढक लिखिएगा तो मेढक में ना ये आ जाता है, जबकि आप ढोलक लिखिएगा ना तो टॉठ वाला केवल ये आएगा आपका। ढोलक में कभी आप बिंदु नहीं देखे होइएगा। और मेढक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? मेढक, ऐसे लिखा जाता है। ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्या चीज? मेढक। यहाँ जो है इस बिंदु को आप हटा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं मेढक, ऐसे। और ढोलक ऐसे लिखाता है। तो यह एक साथ दो दो गुण को दिखाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन वर्ण। तो यहाँ व्यंजन वर्ण या कहे कि जो वर्ण जो है, एक छोटा सा वर्ण की जो भी जानकारी है यहाँ क्या होता है? समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे इसके आगे वीडियो में उच्चारण स्थान के साथ। धन्यवाद।